बेटा आज हम लोगों का इंटीग्रेशन में जो नया टॉपिक रहेगा वो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, जिसे हम आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन कहते हैं। आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। इसमें कुछ भी पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चीज़ें आपको बेटा याद दिलाना चाहता हूँ। ध्यान करिए थोड़ा सा कि जब हमने इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था उस समय आपको एक बात बताई गई थी कि मेनली जो हम इंटीग्रेशन फंक्शंस का करते हैं वी हैव 3 मेथड्स। सबसे पहले आपको बताई गई थी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। दूसरी आपको बताई गई थी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। और जो थर्ड मेथड बेटा आपको बताया गया था वो था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन। हम लोग उन 3 मेथड्स में से एक मेथड को पूरी तरीके से कर चुके हैं जिसका नाम था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। आपने लास्ट एक्सरसाइज उससे रिलेटेड जो देखी थी वो 7.5 एक्सरसाइज थी। आज हम लोग जो सेकंड मेथड था इंटीग्रेशन का, दैट वाज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, आज हम लोग उसको पढ़ने चल रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इसके बेसिक को बहुत अच्छे से देखिए, क्योंकि एक बार किसी भी चैप्टर का बेसिक अगर आपने अच्छे से समझ लिया, उसकी फाउंडेशन को अगर आपने अच्छे से अपने माइंड में उतार लिया, तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में हमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्ने किसको कहते हैं। मैं अभी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं, पहले मैं यही जिक्र कर लेता हूं कि आंशिक भिन्ने ही किसको कहा जाता है। मैं आपको बताऊं कि जब कभी कोई एक बड़ी सी फ्रैक्शन होती है जिसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, तो उस समय उस बड़ी सी भिन्न को छोटे छोटे 2 या 2 से ज़्यादा भागों में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं आंशिक भिन्न करना। लेकिन जो वो छोटी छोटी भिन्नें तैयार होती हैं, ब्रेक करके हम वो छोटी छोटी भिन्नें प्राप्त करते हैं, उन्हें बोला जाता है आंशिक भिन्नें। मैं फिर से आपको बता दूं, एक बड़ी सी भिन्न को 2 या 2 से ज़्यादा छोटी भिन्नों में तोड़ना ये आंशिक भिन्न करना कहलाता है। लेकिन एक बड़ी सी भिन्न के वो जो 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स बनते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भाग बनते हैं, उनमें से हर भाग को हम बोलते हैं कि ये इसकी बड़ी भिन्न की आंशिक भिन्ने हैं। तो पहली चीज़ तो मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस के बारे में क्लियर किया कि जब एक बड़ी भिन्न को 2 या 2 से अधिक छोटी भिन्नों में तोड़ा जाता है तो उन सभी छोटी भिन्नों को हम उस बड़ी भिन्न के आंशिक भिन्ने कहते हैं। दूसरी चीज़, ये जो हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है, इसमें हम जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसमें हम जो समाकलन करेंगे वो रेशनल फंक्शंस का बेटा करेंगे। परिमेय फलन का हम इंटीग्रेशन किया करेंगे। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न क्या होता है मैं उसके बारे में आपको क्लियर कर देता हूं। आंशिक भिन्ने किसको कहा जाता है मैं उसको लिख देता हूं। जब एक बड़ी सी भिन्न को
दो या दो से अधिक छोटी भिन्नों में विभाजित करते हैं। इसके बेटा कुछ मेथड हैं, अभी हम लोग उन मेथड्स को देखेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। छोटी भिन्नों में विभाजित करते हैं तो उन सभी छोटी भिन्नों को उस बड़ी भिन्न की आंशिक भिन्ने कहा जाता है। तो आंशिक भिन्नों के बारे में सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जब एक बड़ी सी भिन्न को दो या दो से अधिक छोटी भिन्नों में विभाजित करते हैं तो उन सभी छोटी भिन्नों को उस बड़ी भिन्न की आंशिक भिन्ने कहा जाता है। पहले तो एक चीज़ ये आपको याद करके रखनी है। अच्छा, अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस में आते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं बता दूं कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम परिमेय व्यंजकों का करते हैं, परिमेय फलनों का करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इस विधि के द्वारा परिमेय फलनों का समाकलन किया जाता है। परिमेय फलन जिसे हम रेशनल फंक्शन कहते हैं, परिमेय फलन। अब सबसे पहले आपका यही क्वेश्चन होगा बेटा कि हमको ये तो बता दिया गया है कि इस विधि के द्वारा हम परिमेय फलनों का समाकलन करते हैं, लेकिन किस प्रकार के फलन को परिमेय फलन कहते हैं ये भी हमारे लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर जब तक मुझे यही पता नहीं होगा कि किस टाइप के फंक्शन को हम परिमेय फंक्शन बोलते हैं तो हम कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे कि मुझे यही वाला मेथड यूज़ करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि परिमेय फलन क्या होता है। रेशनल फंक्शन, so very first we will study about the rational function. Which function is known as rational function? So let me tell you, the rational function is the ratio of two polynomial functions. मैं लिख देता हूं, सॉरी, rational function is the ratio of two polynomials। मीन्स जो परिमेय फलन होता है वो दो बहुपदों का अनुपात होता है। कैसे लिखेंगे हिंदी में इसको? परिमेय फलन दो बहुपदों का अनुपात होता है। ओके, एक तो ये चीज सभी बच्चों को याद रखना है। इसकी फॉर्म कैसी होती है? रेशनल फंक्शन की जो फॉर्म होगी वो बेटा इस तरीके की होती है, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x। बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट q ऑफ x शुड नेवर बी इक्वल टू 0, कि जो q ऑफ x होगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ये परिमेय फलन है। और दूसरी चीज p ऑफ x एंड q ऑफ x क्या है, तो मैं बता देता हूँ। हियर p ऑफ x एंड
क्यू ऑफ एक्स आर द पॉलिनोमियल्स। ये दोनों ही बेटा बहुपद फलन हैं आपके। आपको याद होगा सभी स्टूडेंट्स ने क्लास 10th में पॉलिनोमियल्स को पढ़ा है, बहुपद क्या होते हैं उसके बारे में उन्होंने सीखा हुआ है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ये जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शंस से इंटीग्रेशन करना है, इसमें हम परिमेय फलनों का समाकलन करते हैं। क्या होते हैं परिमेय फलन? रेशनल फंक्शन। तो उसके बारे में मैंने आपको बताया दैट द रेशनल फंक्शन इज द रेशियो ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। दो बहुपदों का अनुपात होते हैं, p ऑफ x, q ऑफ x, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट डिनोमिनेटर ऑफ द रेशनल फंक्शन शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ p ऑफ x और q ऑफ x दोनों ही पॉलिनोमियल्स हैं, दोनों ही बहुपद हैं। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, परिमेय फलन जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं बेटा। रेशनल फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। रेशनल फंक्शंस, परिमेय फलन, रेशनल फंक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से? पहला होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन। प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं। प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है और अभी हम देखते हैं। और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शंस जो होते हैं वो दो तरह के बेटा होंगे। कौन कौन से होंगे? एक होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। एक होगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन जिसे हम उचित या समपरिमेय फलन कहते हैं। उचित या समपरिमेय फलन। और ये होता है अनुचित या विषम परिमेय फलन। विषम परिमेय फलन। ओके, ये क्या होते हैं? इनके बारे में क्या जानकारी, कैसे पहचानेंगे कि कोई फलन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है? लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज प्रॉपर रेशनल फंक्शन। मैं आपको बताऊं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन वो होता है जिसके न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो डिनोमिनेटर की डिग्री से हमेशा छोटी होगी। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मीन्स अंश, विल बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, अच्छा। और दूसरा ये जो हमारा आप चाहें सेकेंड जो हमने लिखा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, इसकी क्या पहचान होगी? इसकी पहचान होगी बेटा दैट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर will be greater than degree of denominator. Numerator means अंश, denominator means हर। यहाँ पर भी अंश और ये हर। तो प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या होता है? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी, अंश की जो घात होगी,
वो हर की घात से छोटी होगी। ऐसे हम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन कहते हैं, सम परिमेय फलन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई परिमेय फलन आपको ऐसा मिल जाता है जिसमें अंश की जो घात है वो हर की घात से ज़्यादा है, तो उस परिमेय फलन को फिर हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, विषम परिमेय फलन या अनुचित परिमेय फलन, उसको हम बोलते हैं। आप चाहें तो ये सबसे पहले अब जो समझने वाली बात मेरे लिए है, सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अंश की घात, हर की घात, तो ये घात का क्या मीनिंग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री? ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज डिग्री। आप इसे नोट कर लें। अब मैं इसे यहां से इरेज कर देता हूं। अब सबसे पहले मैं आपको मतलब बताता हूं दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिग्री। सभी बच्चे गौर से देखें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, किसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री? तो मैं बेटा आपको बताऊं, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी चर होता है, अगर आपके पॉलिनोमियल में चर x है तो x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसे हम डिग्री कहेंगे। अगर x की उस पॉलिनोमियल में x की सबसे बड़ी पावर 2 है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल x की सबसे बड़ी पावर 3 है तो उस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो जाएगी। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल present in that polynomial। What it means? देखिए सभी बच्चे, इसका क्या मतलब है। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी बहुपद की घात इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन दैट पॉलिनोमियल। किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को ही उस बहुपद की घात कहा जाता है। आप याद रखिए, फिर से मैं बता दूं, किसी बहुपद में उपस्थित चर की सबसे बड़ी घात को ही उस बहुपद की घात कहा जाता है। एज एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वेयर ax² प्लस bx प्लस c। सपोज दिस इज अ पॉलिनोमियल, सो व्हाट इज इट्स डिग्री? इसकी डिग्री की बात करिए कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। मैं आपको बताता हूं, इसमें आप देखिए a, b एंड c आर कांस्टेंट नंबर्स। इस पूरे पॉलिनोमियल में x एक वेरिएबल है, x एक चर है, और x की सबसे बड़ी पावर कितनी है आप देखें। यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2। सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 2। ओके, अच्छा आप चाहें तो मैं एक एग्जांपल और लेके देख सकता हूँ। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, दिस इज अगेन अ पॉलिनोमियल and we have to find that what is the degree of this polynomial. Okay, it's very easy. See what is variable in this polynomial. इस polynomial में variable कौन है बेटा? तो इस polynomial में x वेरिएबल है। अगर इस polynomial में x वेरिएबल है and we have to टेल अबाउट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आपको क्या चेक करना रहेगा? आपको चेक करना है कि जो x वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है। ध्यान से देखिए, x की पावर 1 यहाँ पर है, x की यहाँ पर पावर है 2, x की यहाँ पर पावर है 3, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हम तो सिर्फ हाईएस्ट पावर की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट पावर 1 है, 2 है या 3 है?
ऑब्वियसली हाईएस्ट पावर तो 3 है, सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. और यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन उस रेशनल फंक्शन को कहेंगे जिसके न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा होगा उसकी डिग्री छोटी होगी और डिनोमिनेटर में लिखे हुए पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा होगी. एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं. एग्जाम्पल अगर मैं इसको लिखता हूं 3x माइनस 1 अपॉन 4x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6. आप ध्यान से देखें बेटा, ऊपर भी एक पॉलिनोमियल लिखा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है. आप अगर इसको गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1, x की पावर 1. डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2. तो आपने क्या देखा, न्यूमरेटर की डिग्री है 1, डिनोमिनेटर की डिग्री है 2. आपने देखा कि न्यूमरेटर की डिग्री आपकी कम है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है. समझ आ रहे हैं आपको? फिर से, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री कितनी? 1. डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2. इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2. न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है और डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है, इसलिए ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है. अब इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात करते हैं. इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन में डिग्री ऑफ न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू. ओ नो, आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे यहाँ पर न सिर्फ ग्रेटर देन बल्कि इज इक्वल टू का भी साइन होना चाहिए यहाँ पर. आप इसे बेटा सही कर लें, बाई मिस्टेक मेरे से लिख गया है, आप इसको ठीक कर लीजिए. इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन किसको कहा जाता है? जिसमें न्यूमरेटर की डिग्री या तो डिनोमिनेटर की डिग्री से ज़्यादा हो और या तो न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के बराबर हो. फिर से मैं बता दूं, अंश की घात हर की घात से या तो ज़्यादा होगी, उसे भी हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलेंगे, और अगर अंश की घात हर की घात के बराबर है उसे भी हम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन बोलते हैं. ओके, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बहुत आसान है. अब आप शायद कुछ बातें समझ भी रहे होंगे. इसके एग्जाम्पल में मैं यहाँ से अगर एग्जाम्पल उठा दूँ तो 3x स्क्वेयर प्लस 5 अपॉन 5x माइनस 1. अब आप बेटा ध्यान से देखें, इसमें क्या हुआ, जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 2 और डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1. तो ये एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है. कभी कभी डिग्री इक्वल भी हो जाती है, जैसे ऐसा भी हो सकता है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c अपॉन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी. इसे आप ध्यान से देखें बेटा, इसमें न्यूमरेटर में भी एक पॉलिनोमियल लिखा है, डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, दोनों में एक बहुपद लिखा हुआ है. इन दोनों बहुपदों को आप गौर से देखें तो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल है, अंश में जो बहुपद है, उसकी घात कितनी, उसकी डिग्री कितनी है? तो आंसर उसकी डिग्री है 2. हाईएस्ट पावर 2 है ना इसकी, तो इसकी डिग्री 2 है. डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है उसकी क्या डिग्री है बताइए? क्या उसकी डिग्री 1 है, 2 है या कुछ और है उसकी डिग्री? देखिए सभी बच्चे सोचिए ज़रा. हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो x की हाईएस्ट पावर 1 है. नो, ऐसा नहीं है बेटा. आप क्या करेंगे, आप पहले इनको मल्टीप्लाई करवा के सॉल्व कर लेंगे. जब सॉल्व कर लेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर कितनी मिल रही है? 2. तो न्यूमरेटर में भी x की सबसे बड़ी पावर 2, इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री 2. डिनोमिनेटर में भी x की सबसे बड़ी पावर 2, इट मीन्स डिनोमिनेटर की डिग्री भी 2. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री कैसी हो गई? इक्वल. इसलिए ये भी एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है. सो आई होप कि अब आपको रेशनल फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और उसमें से क्या उनमें स्पेशलिटी होती है, ये हमने देखा.
आप सोच रहे होंगे कि हमको तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, ये सब इतना क्यों बताया जा रहा है? ऐसा हो सकता है आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाए, लेकिन बेटा मैं बता दूं आपको, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन लेट मी टेल यू दैट इन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देयर इज अ मेथड which we are going to study today, integration by partial fraction. It's very necessary to know about all the things, because इस मेथड में हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही इंटीग्रेट करने वाले हैं। इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आएगा हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो क्या छोड़ ही देंगे उसको? ना, छोड़ भी नहीं सकते हम। क्या करेंगे? हम सबसे पहले अपने इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। ये काम हम कर सकते हैं। अभी आप भी कर पाएंगे, अभी मैं बताऊंगा, आप भी कर सकेंगे। तो याद रहे सभी स्टूडेंट्स को, ये इसीलिए आपको बताया गया है कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में आपको सिर्फ प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को ही इंटीग्रेट करना है, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट नहीं करना है। अब अगर मैं ये नहीं बताऊंगा, आप कैसे समझेंगे बेटा कि कौन सा रेशनल फंक्शन प्रॉपर है और कौन सा इम्प्रॉपर है? आप कैसे समझ पाएंगे? तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसलिए बेहद ज़रूरी है ये सब बताना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक नोट आपके लिए, कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से हम केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। हम केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको याद रखना है कि इस मेथड से हम केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को ही इंटीग्रेट करेंगे, और अगर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आएगा तो क्या करेंगे उसको भी देख लीजिए। वेरी प्रिपेयर वन मोर नोट हियर। यदि कोई इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो, कभी अगर आपको ऐसे सिचुएशन आ जाए कि आपको एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन मिल जाए और आपको कहा जाए कि इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसे प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो उस फलन को सर्वप्रथम प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। अब हमने तो बोल दिया कि कन्वर्ट कर लेंगे, आपने रट भी लिया कि हाँ कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन अभी भी एक क्वेश्चन है हमारे माइंड में दैट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, कैसे कर सकते हैं इसको कि हम एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को
प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदल दें, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? इट्स वेरी इजी। हाउ कैन वी डू इट? कैसे कर सकते हैं हम इसको? तो हम इसको कर सकते हैं, अगर कभी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आएगा तो हम इससे हर से अंश को भाग देकर ये वाला काम कर सकते हैं। तो हम क्या लिख देंगे? हाउ कैन वी डू इट? सो वी कैन डू बाई डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर। मैं हिंदी में लिख देता हूं, हर से अंश को भाग करके। याद रखें कि इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में बदलना है। आप ये कैसे कर सकते हैं? हर से अंश को भाग करके। तो कभी भी आपके पास इम्प्रॉपर फंक्शन आ जाए, पहली बात तो आपको प्रॉपर फंक्शन को ही, प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही इंटीग्रेट करना है इस मेथड से। लेकिन फिर भी अगर कभी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन आएगा तो आप छोड़ के भाग नहीं जाएंगे उसको, आप उसको भी इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप उसके प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कर सकते हैं ये वाला काम? हर से अंश को भाग करके कर सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल इसका भी आपको करके बताता हूं कि आप कैसे चेंज करेंगे। ध्यान से देखें, ये एक मेरे पास फंक्शन मैंने लिया, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। इस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को मैं प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। यही एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझा देता हूं। आप देखिए, इससे मुझे इसको डिवाइड कर देना रहेगा। तो मैंने यहां लिखा 5x - 1 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे? 3x² प्लस 5 को डिवाइड करेंगे। कैसे? ध्यान से देखिए बेटा, 5x से इसमें डिवाइड करेंगे हम। तो वैसे अगर आप एक काम कर लें, इसको देखो हो ऐसे भी जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलने लगेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं अभी आपको थोड़ा सा इजी वे में बता दिया जाए, फिर कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगे भी तो हम उसको बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेंगे। तो अभी के लिए मैं 5x के बजाय इसको केवल x लिख लेता हूं। ओके, एनी प्रॉब्लम है व्यू? ओके, तो आप क्या करें, ये x है और यहाँ 3x² है। कोई ऐसा नंबर ढूंढिए जिसको इसमें मल्टीप्लाई करवाएं तो 3x² मुझे जरूर मिल जाए। x में किसको मल्टीप्लाई करवाएं कि 3x² मिल जाएगा? तो मैं 3x को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। 3x को x से मल्टीप्लाई करिए, 3x², 3x को 1 से मल्टीप्लाई करिए, -3x। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने में ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस से प्लस हो जाएगा। 3x² से 3x² कैंसिल, व्हाट विल बी इट्स रिमाइंडर? इट्स रिमाइंडर विल बी 3x पॉजिटिव एंड पॉजिटिव 5, इट विल बी 3x प्लस 5, दिस इज द रिमाइंडर। अब क्या भाग जब दिया तो क्या बदल गया? ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था तो क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया? आंसर है यस, कन्वर्ट हो गया। कैसे? देखिए सभी बच्चे ध्यान से, फंक्शन क्या था हमारा? 3x² प्लस 5 अपॉन x - 1, यही फंक्शन था। कैसे कन्वर्ट किया? इसका जो क्वेशिएंट आया है, आपका जो भागफल आया है, सबसे पहले आप उसे यहां लिख देंगे, इसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। फिर से सबसे पहले जो क्वोशिएंट आएगा, भागफल आएगा, उसको आप यहां लिख देंगे, उसके बाद प्लस का साइन। फिर जो रिमाइंडर आया है, शेष फल आया है, उसे आप लिख देंगे 3x प्लस 5 अपॉन जिससे आपने डिवाइड किया होगा, डिवीज़र लिख देंगे यहाँ पर x - 1। आप इसे कभी भी सॉल्व करके देख लीजिए, आपको फिर से यही फंक्शन मिल जाएगा। और ऐसा करने से आप ध्यान से देखिए, चेक करिए कि क्या ये वाकई में जो ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, क्या ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हुआ? आप ध्यान से देखें, इसको जब हमने भाग देके सॉल्व करके लाए,
आपको मैं फिर से एक बार बता दूं लिखना कैसे है इसको। जो भागफल होगा पहले उसको लिख देंगे, मैं दोनों तरह से लिख देता हूं। आप जब भाग देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे भागफल प्लस साइन, यहाँ पर आप लिखेंगे शेषफल और यहाँ पर आप लिखेंगे भाजक, जिससे आपने भाग दिया है। या अगर मैं इसी को अंग्रेजी में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवीज़र। ये इसका मेथड हुआ करेगा। आप सभी बच्चों को ये चीज़ याद होनी चाहिए। तो पहले भागफल लिखेंगे प्लस शेषफल बटे भाजक कर देंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे फिर यही आ जाएगा। ओके, लेट अस चेक कि क्या ये वाकई प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो पाया या अभी नहीं हो पाया है। तो आंसर है अभी भी ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है, कहाँ पर मिस्टेक है? आप देखिए, ये एक पॉलिनोमियल है। ओके, इसको गौर से देखिए। इसमें अंश की घात और हर की घात दोनों अभी भी बराबर हैं। अंश में x की सबसे बड़ी पावर 1 है, हर में भी x की सबसे बड़ी पावर 1 है। और अभी अभी हमने क्या देखा, अगर अंश और हर की घात बराबर हो या अंश की घात ज़्यादा हो और हर की घात छोटी हो तो वो इम्प्रॉपर रहता है। इट मीन्स अभी ये वाला पोर्शन इम्प्रॉपर है, तो अभी ये गलत है, अच्छा नहीं है, सही नहीं है। तो हम इसको यहाँ नहीं रोक सकते, हमें इसको और कुछ करना होगा। देखिए, और कुछ कर सकते हैं। कैसे? अब इससे और डिवाइड करिए। x का 3x मुझे लाना है, मैं कैसे ला सकता हूँ? तो यहाँ पर उसके बाद मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3, फिर से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो +3x से -3x कैंसिल हो गया। ये +5 और +3 मिलके कितना हो गया? 8। फिर से इसको बदल के देखिए, कैसे बदलेंगे? क्या मेथड हमने आपको बताया है? 3x² अपॉन 5 अपॉन x माइनस 1 विल बी इक्वल टू, सबसे पहले कोशिएंट लिखना है। व्हाट इज कोशिएंट हियर? 3x + 3 प्लस रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर कितना है? 8 अपॉन डिवीज़र लिखना है। कितना है डिवीज़र? x माइनस 1। अब इसे ध्यान से देखें बेटा, इसको जब हमने बदला तो ये एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है। इसमें देखें, यहाँ पर अंश की डिग्री, न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? तो न्यूमरेटर में तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी हो गई? 1। अब ध्यान से देखें कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से छोटी हो गई। पहले न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी थी, डिनोमिनेटर की डिग्री छोटी थी। अब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो गई, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो गई। इट मीन्स वी हैव कन्वर्टेड दिस इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन इनटू प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब हमने बदल लिया और इसके बाद अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको बड़ी आसानी से अब मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, तो ये हमारा मेथड है। तो क्या याद रखना है? आप इस मेथड से केवल प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे, इम्प्रॉपर को नहीं करेंगे। और अगर कभी इम्प्रॉपर मिल जाता है, सो वेरी फर्स्ट यू विल कन्वर्ट योर इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन इनटू अ प्रॉपर रेशनल फंक्शन। हाउ कैन यू कन्वर्ट? यू कैन कन्वर्ट बाय डिवाइडिंग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ये उसका तरीका होगा। एक एग्जाम्पल से मैंने आपको क्लियर करके बताया। अच्छा, अब हमको ये बात समझ में आ गई। अब हम ये देखते हैं, आपको छोटे से कुछ रेशनल फंक्शंस के फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं। प्रॉपर रेशनल फंक्शंस के कुछ फॉर्म आपको बताए जा रहे हैं। उन फॉर्म्स को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको एक आपको ये मेथड रहेगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ध्यान रखना होगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या तरीके हैं, कैसे हम एक बड़ी सी भिन्न को
छोटे छोटे भिन्नों में, 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे भिन्नों में उसको हम तोड़ सकेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं बताऊं, जब आपने इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन की फॉर्म में बदला है, उस समय इसकी फॉर्म कैसी हो गई है। देखिए, रेशनल फंक्शन की फॉर्म क्या थी, p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, वेयर q ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ओके, लेकिन जब आप किसी इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन को प्रॉपर रेशनल फंक्शन में बदलने जाएंगे, उस समय उसकी नई फॉर्म बन के आएगी, वो कैसा होगा। p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, सपोज दिस इज एन इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, हमने इसको प्रॉपर रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट किया, तो कैसी फॉर्म आ जाएगी। इसकी फॉर्म आपको मिला करेगी t ऑफ x प्लस p1 ऑफ x अपॉन q ऑफ x, दिस विल बी द न्यू फॉर्म। कैसे, आप इसी से मैच करवा लीजिए। जब आपकी ये इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन था, इसको जब हमने बदला तो एक पॉलिनोमियल तो मुझे यहाँ मिल गया, वो t ऑफ x की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस एक यहाँ पर पॉलिनोमियल मिलेगा कोई, लेकिन ये नहीं मिलेगा, इसी का कोई फ्रैक्शन होगा, इसी का कोई हिस्सा होगा, तो हम p ऑफ x के बजाय p1 ऑफ x लिख लेते हैं। और x माइनस 1 ये तो वही है जो यहाँ लिखा था, तो ये q ऑफ x वही रहेगा जो यहाँ लिखा था, उसको यहाँ पर मैंने वैसे ही लिख दिया। तो अगर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x एक इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है, तो जब आप उसे रेशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, इट्स फॉर्म विल बी लाइक दिस। उसकी जो नई फॉर्म चेंज होके आएगी वो लगभग इस तरह की हो जाएगी आपकी। ओके, अच्छा, तो अब हम चलते हैं, बताते हैं कुछ यहाँ पर आपको प्रॉपर रेशनल फंक्शंस की कुछ फॉर्म याद रखनी पड़ेंगी, कि उन फॉर्म को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या तरीका होगा, कैसे कन्वर्ट किया करेंगे हम। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पर हम देखेंगे परिमेय फलनों के कुछ ऐसे रूप जिनको अगर आप सीखेंगे तो उस सिचुएशन पे फिर आप बड़ा आसान होगा आपको उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड कर लेना। जैसे पहला फॉर्म जो आपको बताई जा रही है प्रॉपर रेशनल फंक्शन की, फर्स्ट फॉर्म आप देखें, ये है px प्लस क्यू अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। इसमें कुछ भी बताने से पहले बेटा एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं। कौन सी बात ये कि जब भी आप किसी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने जाएंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपका ये डिनोमिनेटर रखता है। वो याद रखने में कि इसको किस तरह से हम आंशिक भिन्नों में डिवाइड करेंगे, इसको करने में जो सबसे आसानी होगी उसमें आप अपने डिनोमिनेटर को ध्यान रखेंगे कि कैसा डिनोमिनेटर होने से किस तरीके की पार्शियल फ्रैक्शंस हम बनाते हैं उसकी। ओके, अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, जो आपका डिनोमिनेटर होना चाहिए ये फैक्टराइजेबल होना चाहिए। डिनोमिनेटर आपका हर फैक्टराइजेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसके गुणनखंड आसानी से हो जाएं, चाहे वो लीनियर फंक्शन में हो जाए चाहे वो क्वाड्रेटिक फंक्शन में हो जाए। ये भी आपको याद रखना है। समझ आया? फिर से मैं एक बार बता दूं कि हम ये देखने चल रहे हैं कि किस प्रकार का प्रॉपर रेशनल फंक्शन होने से आप उसकी आंशिक भिन्नें कैसे करेंगे।
उसमें मैंने अभी भी दो बातें बताई। पहली, इसको याद रखने में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होगी वो हर की होगी, इसको याद रखना रहेगा आपको। दूसरी चीज़, आपका जो हर होना चाहिए वो फैक्टराइजेबल होना चाहिए इन लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, चाहे वो फैक्टर होके लीनियर फंक्शन बना ले या फैक्टर होके क्वाड्रेटिक फंक्शन बना ले, हमारे दोनों ही काम आ जाएंगे। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, डिनोमिनेटर should be factorizable in linear or quadratic functions। अगर ऐसा है तो ही हम ये कर सकेंगे, अदरवाइज फिर से हमको प्रॉब्लम होगी। ओके, तो सबसे पहली फॉर्म अगर पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए अप इंटू एक्स माइनस बी टाइप का है तो उस समय हम इसको कैसे आंशिक भिन्नों में चेंज करेंगे। सबसे पहले इसकी स्पेसिटी देखें, अंश की डिग्री कितनी है 1, हर की डिग्री बताइए। जब आप गुणा करा देंगे दोनों का तो x की सबसे बड़ी पावर 2 आ जाएगी, तो अंश की डिग्री है 1 और हर की डिग्री कितनी है 2। प्रॉपर रेशनल फंक्शन हो गया। ओके, इसको कैसे चेंज करेंगे, इसे हम लिखा करेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, हम ऐसा लिखा करेंगे। और इसमें इसकी क्या स्पेशलिटी है, इसकी स्पेशलिटी है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये दोनों ही हर जो इसका है, हर इसका कैसा है, इसका हर है लीनियर फंक्शन है, इसके हर में लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शंस। तो जब भी कभी हर में लीनियर रैखिक पावर 1 है, रैखिक होने का मतलब x की पावर 1, इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो दोनों कैसे हैं लीनियर। नॉन रिपीटिंग मतलब एक बार x माइनस ए है, एक बार x माइनस बी है, x माइनस ए एक से ज़्यादा बार नहीं है, x माइनस बी भी एक से ज़्यादा बार नहीं है, तो रिपीट नहीं हो रहा वो, तो लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन है। उस समय आप इसको कैसे चेंज करेंगे, उस समय आप याद रखें, आप इसे ऐसा लिख लेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, और इसके बाद कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके बाद, बेटा इसके बाद ऐसा कैलकुलेट करेंगे कि इसको हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इधर का और इधर दोनों साइड का डिनोमिनेटर कैंसल हो जाएगा। जब कैंसिल हो जाएगा तो दोनों पक्षों के x की घातों, एक्स स्क्वायर की घातें और अचर पदों की हम तुलना करा देंगे। तुलना कराएंगे, उससे कांस्टेंट नंबर जो a और b हैं इनकी वैल्यूज़ हमको मिल जाएंगी। जैसे ही ये वैल्यूज़ मिलेंगी हम दोबारा से आके a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू लिखेंगे, और आप देखेंगे कि ये बड़ी सी भिन्न दो छोटे छोटे भिन्नों में ब्रेक हो चुकी है, टूट चुकी है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको लगा कि नहीं समझ में आया मैं फिर से आपको क्लियर कर दूँ। कभी भी ऐसा डिनोमिनेटर आता है लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन, तो आपको क्या करना है, इस तरह से उसको लिख लेना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। आप सोचोगे पी एक्स प्लस क्यू कहाँ गया, आप बिल्कुल परेशान ना हो, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे पूरा का पूरा फंक्शन एडजस्ट होके दो भागों में टूट के आ जाएगा आपका। ओके, कैसे सॉल्यूशन करना है मैंने अभी बताया। इस साइड में एलसीएम लेंगे, एलसीएम जैसे ही लेंगे तो इस इधर का डिनोमिनेटर और इधर का डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाने के बाद दोनों पक्षों में हम x के गुणांकों, अचर पदों की तुलना कर देंगे। जो भी गुणांक है, एक्स स्क्वायर का है तो उसको भी कंपेयर करेंगे, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट हैं तो उनको भी कंपेयर करेंगे, जो भी है उस सब को हम यहाँ पर तुलना करेंगे। तुलना करके इन इक्वेशंस बनेंगी।
इक्वेशंस बना करके ए और बी हम सॉल्व करके ले आएंगे, और जब ए और बी की वैल्यूज हमको मिल जाएंगी तो आके फिर से यहाँ पर रख देंगे और ये एक बड़ी सी भिन्न इन दो छोटी भिन्नों में टूट जाएगी आपकी। ये हमारा तरीका होगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि ऐसा करना है, कैसे करना है मैं एग्जाम्पल जब करूंगा आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। अभी आप सोचें कि अगर ऐसा आएगा तो मैं इसको ऐसे लिख दिया करूंगा। सेकंड फॉर्म जो हमारे पास है वो है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। ये सेकंड फॉर्म है बेटा। सेकंड फॉर्म के डिनोमिनेटर की क्या स्पेशलिटी है, इसका डिनोमिनेटर ध्यान से देखिए। एक्स में पावर 1 है तो लीनियर, तो ये लीनियर है। लेकिन एक चीज और है, x माइनस ए होल स्क्वेयर है। आप जब चाहेंगे इसको आप लिख पाएंगे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए। सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो ये लीनियर है और रिपीटिंग फंक्शन है। लीनियर रिपीटिंग फंक्शन ऐसा है। ऐसी सिचुएशन पे आप इसको आंशिक भिन्नों में जब तोड़ेंगे तो किस तरह से आप तोड़ेंगे उसको देखिए। इसे जब आप पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ेंगे तो आपका तरीका होगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। पावर 2 है, हम छोटी पावर से स्टार्ट करेंगे। एक बार a लेंगे, उसके अपॉन में पावर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 लेंगे प्लस b पावर x माइनस ए टू द पावर 2। अब आप सोचेंगे सर अगर इसमें पावर 3 हो जाए, 4 हो जाए तो आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल बेटा, ऐसे ही करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पावर 3 होती तो हम क्या करते, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए पावर 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर 3 करते। फिर अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो नहीं समझ में आया बच्चों को? फिर से मैं बताऊं, यहाँ पावर 2 है तो एक घात लगाई, फिर 2 लगाई, ऐसे बढ़ाते चले गए आप। ओके, अगर यहाँ पावर 3 होती तो आप क्या करते, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस ए टू द पावर 3। एक एक पावर हम क्या करते जाते, बढ़ाते चले जाते। ऐसे इसको ब्रेक करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद सेम कैलकुलेशन, इधर एलसीएम लेंगे, इधर का डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा उसमें दोनों पक्षों में एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स की गुणांकों की तुलना करेंगे और अचर पदों की तुलना करेंगे, जिससे ए और बी हमको मिलेगा। और जैसे ही ए की जगह ए और बी की जगह बी की वैल्यूज लिखेंगे, एक बड़ी सी भिन्न इन दो छोटी भिन्नों में डिवाइड होके आ जाएगी और फिर उनका इंटीग्रेशन करना हमें बहुत आसान होगा, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा इंटीग्रेशन करने का है ना। तो ये तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि एक बड़ी से भिन्न को आंशिक भिन्नों में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूं। और एक बार आपकी भिन्न आंशिक भिन्नों में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद इन छोटी छोटी भिन्नों को इंटीग्रेट करना ये बहुत आसान होगा हमारे लिए। ओके, सो लेट्स मूव टू द थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म बेटा यहाँ पर है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। हाँ, एक चीज़ और चेक करते जाइए, ये सारी की सारी फॉर्म में दो क्वालिटी होनी चाहिए। पहली तो ये प्रॉपर रेशनल फंक्शंस होने चाहिए। प्रॉपर रेशनल फंक्शंस की क्या पहचान थी? न्यूमरेटर की डिग्री छोटी, डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी। यहाँ बताइए न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? 2। डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? 3। कैसे? आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए, x की सबसे बड़ी पावर 3 मिलेगी आपको। तो न्यूमरेटर की डिग्री छोटी और डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी है, प्रॉपर है। एक बात तो क्लियर हो गई। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? इसमें डिनोमिनेटर की क्या स्पेशलिटी है? जैसे इसका डिनोमिनेटर था लीनियर नॉन रिपीटिंग, इसका है लीनियर बट रिपीटिंग। इसका कैसा है? इसमें भी सब x में पावर 1 है, तो ये लीनियर।
लेकिन नॉन रिपीटिंग है, कोई भी फंक्शन यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है। तो मैं लिख सकता हूँ लीनियर नॉन रिपीटिंग, लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन यहाँ पर है। ऐसे फंक्शन को हम किस तरह से दो या दो से ज़्यादा छोटी छोटी आंशिक भिन्नों में ब्रेक कर सकते हैं, आप देखें। इसमें बेटा वही रूल लगेगा जो हमने फर्स्ट नंबर पे लगाया है। फ़र्क इतना है कि इसमें 2 लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन थे, इसमें 3 लीनियर नॉन रिपीटिंग फंक्शन आ गए हैं। बस इतना ही तो डिफरेंस हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचेंगे इसमें x की घात 2 आ गई है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हर में डिग्री थी 2, अंश में डिग्री थी 1, एक कम थी। इसमें हर में डिग्री है 3, अंश में डिग्री है 2, एक कम है। ठीक तो है, फॉर्मेट तो वही है ना। उसमें भी अंश की डिग्री हर की डिग्री से एक कम थी, इसमें भी अंश की डिग्री हर की डिग्री से एक कम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम मेथड लगेगा जो फॉर्म 1 में लगा हुआ था आपका। कैसे लिखेंगे इसे? आप लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, इस तरह से लिखेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे? अगेन सेम मेथड, एलसीएम लीजिए, दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवाइए और फिर से एक्स क्यूब के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स के गुणांक और अचर पदों की तुलना करिए। उससे ए बी और सी के मान निकल आएंगे। आपको ए बी और सी के जब मान निकल आएंगे, वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसके बाद आप उन वैल्यूज़ को यहाँ पर आके ए बी और सी की जगहों पे लिख देंगे। तो एक बड़ी सी भिन्न 3 छोटी छोटी भिन्नों में डिवाइड हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे उसका इंटीग्रेशन। तो इस बड़ी भिन्न का इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा टफ था, लेकिन इन छोटी छोटी भिन्नों का इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है और बड़ी आसानी से ये काम हमारा हो जाया करेगा। ये थर्ड फॉर्म हो गई इसकी। फोर्थ फॉर्म देखते हैं। फोर्थ फॉर्म में किस प्रकार का फंक्शन आपको मिलेगा। फोर्थ फॉर्म आपको दी गई है पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस बी। इस तरह से अगर आता है तो आप उसको कैसे करेंगे? यहाँ पर डिनोमिनेटर की क्या खासियत है? लीनियर तो हैं क्योंकि इसमें भी x की पावर 1 है, इसमें भी x की पावर 1 है, तो लीनियर तो दोनों हैं। फर्क इतना है कि रिपीटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है। x माइनस ए की पावर 2 लगी है तो ये रिपीट हुआ है, लेकिन ये रिपीट नहीं हुआ है। तो लीनियर है, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों साथ में है। लीनियर तो है ही, उसके साथ रिपीटिंग भी है एंड नॉन रिपीटिंग भी है। ऐसी सिचुएशन अगर कभी आ जाएगी उस समय आप क्या करेंगे? कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीनियर रिपीटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग भी है, तो दोनों का मेथड का कॉम्बिनेशन यूज करेंगे हम। जब रिपीटिंग होता था तो क्या करते थे? पहले पावर 1 लेते थे, फिर पावर 2, एक एक करके पावर बढ़ा बढ़ा के लेते थे। और नॉन रिपीटिंग होता था तो क्या करते थे? अलग अलग लिखते जाते थे। दोनों का कॉम्बिनेशन इस बार आपको ले लेना है, बस इतना करना है। तो देखिए कैसे लिख देंगे हम इसको। हम इसको लिख देंगे ए अपॉन, ये रिपीटिंग है ना बेटा, तो इसमें रिपीटिंग वाला रूल लगाइए। क्या होगा? ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए होल स्क्वेयर। सबसे बड़ी पावर 2 है, आ गया, रिपीटिंग वाला रूल लग गया। अब नॉन रिपीटिंग ये है तो इसका रूल लगाइए। इसके लिए क्या हो सकता है? सी अपॉन एक्स माइनस बी। तो इस बड़ी सी फ्रैक्शन को हम इस तरह से 3 छोटी छोटी फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इन तीनों फ्रैक्शंस को इस बड़ी फ्रैक्शन की पार्शियल फ्रैक्शंस बोलते हैं। इस बड़ी फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करना बहुत कठिन होगा, लेकिन छोटे छोटे फ्रैक्शंस को इंटीग्रेट करना हमारे लिए बेहद आसान होगा। तो इनको इंटीग्रेट कर देंगे। शायद आपको, मुझे उम्मीद है, आपको समझ में आ गया होगा।
अच्छा, ये 4 फॉर्मेट्स अभी आपके सामने मैंने लिखी हैं। अब मैं चलना चाहता हूं नेक्स्ट 5th फॉर्मेट के लिए। इसके लिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट जो हमारी 5th फॉर्म है वो कुछ इस तरीके की है, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक चीज़ और बेटा मैं फिर से आपको याद दिला देना चाहूँगा। आपको याद होगा जब मैं ये फॉर्म बताने जा रहा था तो सबसे शुरू में मैंने बोल दिया था कि किसी भी बड़ी सी फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए इम्पोर्टेंट न्यूमरेटर नहीं होगा, इम्पोर्टेंट कौन होगा? डिनोमिनेटर को देखना इम्पोर्टेंट होगा। और आप देख रहे हैं ये 4 फॉर्म्स अभी तक हम पढ़ चुके हैं। हमने जितने भी ये बनाए हुए हैं उन सब में हमने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का जिक्र किया है, न्यूमरेटर में हमने कोई ऐसा जिक्र नहीं किया है। इसलिए डिनोमिनेटर को देख करके ही आप पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे, ठीक है? न्यूमरेटर का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। हाँ, कैलकुलेशन के वक्त होगा तो हम कैलकुलेट करेंगे उसको, उस समय देखा जाएगा। यहाँ पर बताइए बेटा, यहाँ पर कैसा है? यहाँ पर लीनियर नॉन रिपीटिंग भी है, x की पावर 1 है और ये दोबारा नहीं आया तो लीनियर नॉन रिपीटिंग भी है। मैं डिनोमिनेटर की जिक्र कर रहा हूं, लीनियर नॉन रिपीटिंग है और उसके साथ में क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग भी है। क्वाड्रेटिक द्विघात वाली एक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग। मतलब यहां पर एक तो रैखिक फंक्शन है, रिपीट नहीं हो रहा है, एक द्विघात फलन है, रिपीट नहीं हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है उस समय मुझे इनको, इस बड़ी सी फ्रैक्शन को आंशिक भिन्नों में कैसे मैं डिवाइड कर सकता हूं? इस समय हम लोग आंशिक भिन्न बनाना सीख रहे हैं। एक बार आंशिक भिन्न बनाना आ गया फिर आप इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ध्यान रखें तो इसमें, क्योंकि ये लीनियर नॉन रिपीटिंग है, इसमें तो यही रूल लगेगा। क्या रूल लगेगा बेटा? इसको मैं लिख सकूंगा a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस, ये क्वाड्रेटिक नॉन रिपीटिंग है। जब भी कभी क्वाड्रेटिक फंक्शन आ जाएगा जिसमें x की घात 2 दिखने लगेगी आपको अंदर, उसको आप कैसे करेंगे? उसे आप लिखेंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ये जो c है वो अलग है और ये वाला c अलग है। a, b और c ये तीन के तीनों कांस्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना है आपको। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, x में पावर 2 लगी है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो फिर ऊपर आपको बी एक्स प्लस सी टाइप का फंक्शन ही लेना पड़ेगा। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न मत हो जाए, इसलिए मैं इसको एक और तरह से लिख कर बता देता हूँ कि अगर ये बाई चांस ऐसे होता, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे? हम इसको लिखते, पहले इसको लिखना है मुझे, और इसमें x की पावर 2 लगी है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक के लिए रूल क्या है? बी एक्स प्लस सी टाइप का लिखिए, क्योंकि सबसे पहले लिख रहे हैं तो हम इसे ए एक्स प्लस बी लिख देंगे अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए। अगर हम a और b कांस्टेंट लिख चुके हैं तो दोबारा यहाँ पर b रिपीट नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट कांस्टेंट c यूज़ करेंगे। ये भी हमारा एक तरीका हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेटा 5 फॉर्म्स हैं आपके प्रॉपर रेशनल फंक्शन की, जिनकी हेल्प से आप पार्शियल फ्रैक्शंस बनाना सीखेंगे। और एक बार पार्शियल फ्रैक्शंस बना लिया फिर इंटीग्रेशन विल बी वेरी इजी, बहुत आसान होगा।
मैं करके दिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना याद कर लें, इतना सीख लें, समझ लें। तरीका मैंने ऊपर जब 1 2 3 बताए तो बताए हैं, और भी ज़्यादा मेथड ये क्लियर हो जाएगा आपको जब मैं करके आपको क्वेश्चन से दिखाऊंगा। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मैंने अभी बोला कि और भी ज़्यादा मेथड क्लियर होगा जब मैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि इसी प्रकार के फंक्शंस का तो इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन में करते रहे हैं। हो सकता है आपको ये लगे कि इसी प्रकार के फंक्शंस को तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट करते रहे हैं, तो अब ये नया मेथड क्यों हम लगाएं। आप देखिए क्या फ़र्क था बेटा। जब आप इंटीग्रेट करते थे उस समय आपका फलन कुछ इस तरह का आता था, x अपॉन कुछ भी ले लीजिए आप 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। एक ये फंक्शन है और एक फंक्शन में यहाँ पर ले लेता हूँ x अपॉन x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c और यहाँ पर साथ में dx। दोनों को गौर से देखें। मैं क्या आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों के मन में ये बात आ जाए कि इसी प्रकार के तो फंक्शन होते थे जिनको हम प्रतिस्थापन में हल करके आए हैं। तो मैं आपको दोनों में फ़र्क बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसको देखिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए आप 2x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे और आगे जैसे ही कैलकुलेट कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ सब्स्टिट्यूशन यूज हुआ। इस पे बताइए किसको t मानकर आप कैलकुलेट करेंगे। इसको, इसको, इसको या तीनों को एक साथ मान लेंगे। तीनों को एक साथ मान लेंगे तो भी आपका कैलकुलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते थे। ये भी देखने में एक वैसा ही लगता है और ये भी देखने में कौन सा अजीब लग रहा है। दोनों रेशनल फंक्शन हैं, लेकिन इसमें सॉल्व करने का तरीका कितना इजी था कि इसमें इसको t मानो और आगे जैसे ही करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसमें आपको इनको पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करना ही पड़ेगा तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर कुछ बच्चों को ये लग रहा है कि हम सब्स्टिट्यूशन में ऐसा ही पढ़ के आए हैं, तो ऐसा बेटा नहीं है। हो सकता है आपको ये कहीं ना कहीं मन में भ्रम हो, इसलिए प्लीज़ रिमूव दैट इल्यूजन फ्रॉम योर माइंड और देखिए दैट देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन। You can solve this function by using substitution method, but you can't solve this method by using your substitution method. You will have to use for solving this function by partial fraction. आपको partial fraction को use करना ही पड़ेगा। Okay, so this was the complete foundation. This was the complete basic कि किस तरह से आंशिक भिन्नों का प्रयोग करके आप फलनों का समाकलन किया करेंगे, वो हमने बताया, आपने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा समझ में भी आया होगा। अब आज हम ज़्यादा कुछ तो नहीं करेंगे, लेकिन आज इसे आप पढ़िए, तैयार करिए। ये बिल्कुल पूरा तैयार हो जाना चाहिए आपको अगले लेक्चर तक। अब अगले लेक्चर में मैं इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। इन पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे हम लोग। मैं आपको हर सवाल को सॉल्व करते समय याद दिलाऊंगा कि देखिए ये बेटा कौन सी फॉर्म है। सो वी हैव स्टडीड अबाउट द 5 फॉर्म्स ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रॉपर रेशनल फंक्शंस। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा मैं आपको कहूँगा कि देखो बेटा ये वाली फॉर्म थी और इसमें किस तरीके से आप करेंगे, उस समय आपको ये चीज़ याद आ जानी चाहिए। ओके, तो आज हम लोग अपने मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से इसको समझें, देखें, प्रैक्टिस करें, याद कर लीजिए। अगले लेक्चर पे हम लोग क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। थैंक यू।